Hello and welcome to the class 11 English online classes, and in this video we will be reading the chapter number 1 from Snapshot book for class 11, that is The Summer of the Beautiful White Horse, and it is written by William Saroyan. It is written by William Saroyan. So William Saroyan, let's start with something about the author. देखिए ऑथर के बारे में जान लेते थोड़ा सा कि जो ऑथर है वो एक अमेरिकन और आर्मेनियन ऑथर रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा लाइफ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्हीं के एक राइटअप है ये, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। एंड सी कि दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। सो ये स्टोरी उन दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के लिए है जिन्होंने जो ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते थे कि जिनका हॉलमार्क है, यानी वो ट्राइब अपनी ईमानदारी और ट्रस्ट से जाने जाते थे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। So let's have a brief overview of this. This story, that as the first line had told us, that this story is related to the two Armenian boys जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वो किस तरह से अपनी कुछ विश पूरी करने के लिए चोरी करते हैं। भले ही क्या था, उस ट्राइब को क्या माना जाता था, उनकी जो फैमिली थी उसे इतना ईमानदार माना जाता था कि उनके बच्चे तक भी कोई चोरी नहीं कर सकते थे। तो यही सीख मिलती है इसके, यही है वो कैसे चोरी करते हैं, कैसे उसको एंजॉय करते हैं, कैसे वापस लौट आते हैं। तो यही सब इसके स्टोरी के अंदर आएगा। तो वी विल हैव फ्यू पार्ट ऑफ रीडिंग फॉर यू, ओके, एन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद इट। सो वन डे back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यानी एक दिन सुबह सुबह जब वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, यानी जो नैरेटर है इसमें जो आरम है, यानी जो 9 साल का बच्चा है, वो अपने आप को नैरेटर की तरह से मानता है इसके अंदर। तो 9 साल का था, तो उसके लिए क्या था कि जब दुनिया के अंदर सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंस, यानी बहुत ऊंची चीज़ें भरी हुई थी उस दुनिया के अंदर, और जो लाइफ थी वो क्या थी, एक डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम थी इस नैरेटर के लिए, यानी एरम के लिए, जो पढ़ेंगे इसमें हम। जो उसका कजिन था मुराद, उसे लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी मानते थे, हर एक जो भी उसे जानता था, बजाय एरम के, कि एरम उसे क्रेजी नहीं मानता था। तो एक दिन सुबह सुबह जो मुराद था वो 4 बजे एरम के घर के पास पहुंचा और उसकी जो खिड़की थी, विंडो थी, उसे खटखटाया। एरम, ही सेड, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. उसने कहा, अरम, आवाज़ लगाई अरम उसने, तो मैं जैसे उसने आवाज़ लगाई तो मैं अपने बेड से यानी बाहर निकला और मैंने खिड़की से देखा। तो मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाया जो मैंने देखा वहाँ पे। और अभी तक भी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि जो गर्मियों की सुबह थी तो थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है, तो उसे देख के जब रोशनी मुझे दिखाई दी और मैंने देखा खिड़की के बाहर जाके, तो मुझे ये पता था कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ अभी भी। माई कजिन मुराद was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. यानी जो मेरा कजिन था मुराद, वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, और जो मैंने अपना सर था वो विंडो से स्टक कर लिया और अपनी आंखों को मैंने मलना शुरू किया। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मैं सच में कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। तो मुराद कहता है कि यस, आर्मेनियन में वो कहता है कि एक घोड़ा है और तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो।
ठीक है, जल्दी से आओ अगर तुम्हें राइड लेनी है तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. कि मैं अपने कज़िन मुराद को जानता हूँ कि उसे ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा यानी जीवन तरीके से जीना पसंद है, और इतना कि जितना भी कोई दुनिया में आया उसके कंपैरिजन में कोई और इस तरह से अलाइव नहीं रह सकता। लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था, मैं जो बिलीव कर सकता था, ये जो मेरे सामने था ये उससे भी ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. सबसे पहली प्राथमिकता थी मेरी, जो सबसे पहली प्राइवेस जितनी भी पुरानी से पुरानी मैं अपनी यादों को कहूँ तो मैं हमेशा घोड़े को क्या करना चाहता था, राइड करना चाहता था। कि मैं सिर्फ क्या करूँ कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो घोड़े को राइड करनी थी। सो दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garoglinian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. यानी आप मेरे लिए ये और आश्चर्य की बात क्यों थी? एक तो ये बहुत वंडरफुल था कि जो मैं ख्वाब देखता था कि मैं राइड करूँगा, तो आज वो घोड़ा सामने था मेरे कि मुझे राइड करना है। और दूसरा प्लेस ये कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, और इस गरीबी की वजह से हम घोड़े को नहीं खरीद सकते थे। इसका मतलब कि जो घोड़ा था वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो दिमाग उसको यकीन नहीं कर पा रहा था। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारी जो पूरी जो जाति थी वो पोवर्टी स्ट्राइकन थी, यानी बहुत ज़्यादा गरीब थी। और जितने भी गैरोक्लेनियन फैमिली के ब्रांचेस थी वो सब किस में रह रहे थे? पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी के अंदर रह रहे थे वो सब। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. ये कोई भी ये नहीं समझ सकता था, ठीक है, nobody could understand, कि कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि हम जो कभी पैसा ले भी पाएंगे, इतना पैसा कि ताकि हम अपना जो पेट है उसे भर सके, खाना ले सके और हम अपना पेट भर सके। यहाँ तक कि जो सबसे बूढ़े से बूढ़ा मैन भी था फैमिली में, वो भी ये चीज़ें नहीं सोच सकता था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family. Let's move it a bit and then I will start it one more time. The more important of here, okay, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we linked to think was the world. ठीक है, कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, यानी कब से, पिछली जो 11 सेंचुरीज थी, यानी 1100 साल से वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। ठीक है, और यहाँ तक है कि जो वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। ठीक है, और हम सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली थे जिस तरह से हम खुद को देखते थे पूरी दुनिया के मुकाबले में। किसके कंपैरिजन में? कि हमारी जो वेल्थ थी वो ईमानदारी के टाइम पे, यानी जो ऑनेस्टी थी वो सबसे ज़्यादा भरी हुई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो जो ऑनेस्टी थी उसकी जो दौलत थी हमारे पास वो सबसे ज़्यादा थी दुनिया में। जो हमारी फैमिली थी वो सबसे ज़्यादा थी उसके पास, और कहीं और इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी देखने को नहीं मिलती थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग।
None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. ठीक है कि हम पहले तो बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे अपने ऊपर कि हम 1100 साल से क्या है ईमानदार है, फिर ऑनेस्टी आती थी बाद में, और उसके बाद हम जो सही और गलत थे उसमें बिलीव करते थे, और हम में से कोई भी इस दुनिया के इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था और एक छोटी से छोटी चोरी भी नहीं कर सकता था. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब मैंने क्या देखा कि घोड़े को देखा. उसका ये हुआ कि घोड़े को देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया पूरी तरीके से. मैंने उसे स्मेल किया, उसकी गंध बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा लवली थी. मैंने उसको सुना तो उसकी जो ब्रीदिंग थी वो भी एक्साइटिंग थी, और मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि जो मेरा कजिन है मुराद, उसका घोड़े से कोई लेना देना है, या मेरे साथ या मेरी फैमिली मेम्बर के किसी के साथ, चाहे वो जगा हो चाहे वो सो रहा हो. क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कजिन मुराद को जानता हूँ कि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस घोड़े को खरीद सके. तो ये हुआ कि उसने सिर्फ इसे चुराया होगा, लेकिन वो चोरी करके लाया, मैंने इसे भी मानने से मना कर दिया. देन नो मेंबर, ओके सी, कि नो मेंबर ऑफ द गैरोक्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि कोई भी मेंबर गैरोक्लेनियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. कि यारी मैंने अपने जो कजिन है उसे देखा, पहले उसे स्टेयर किया, फिर घोड़े को देखा, और एक जो स्टिलनेस थी मेरे अंदर और जो ह्यूमर था दोनों के अंदर मैंने देखा. तो एक तरफ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था, अगर मैं घोड़े को देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये सोचा कि अगर इसने चुराया होगा तो वो मुझे डर डाल रहा था, डर पैदा कर रहा था मेरे अंदर. देन मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. So, अब मैंने मुराद से पूछा कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है. उसने खिड़की से देखा और कहा कि तुम्हें राइड करनी है या नहीं करनी है. तो ये सच था कि उसने घोड़े को चुराया था, और अब कोई सवाल इससे नहीं बचा होता, यानी कोई शक नहीं था अब इसके ऊपर कि उसने घोड़े को चुराया था. और वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि क्या उसे घोड़े को राइड करना है या नहीं है. तो मैंने चूज़ किया. सो वेल इट seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. तो अब देखिए, जो घोड़े को चुराना था वो ऐसे नहीं था कि जैसे किसी के पैसे चुरा लिए हों, ठीक है, कि राइड करने के लिए कि कैसे पैसे चुरा लिए हो. तो घोड़ा चुराना बिल्कुल एक अलग ही चीज़ थी. So for all I knew, maybe it wasn't stealing at all. और हो सकता है, जो मैं जानता हूँ, कि वो चोरी ना हो. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. कि जिस तरह से क्या थे हम क्रेजी थे, किसके लिए, मैं और मेरा जो कजिन मुराद था, हम लोग घोड़े के लिए क्रेजी थे, तो वो चोरी नहीं थी. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द horse, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. ठीक है, कि स्टीलिंग कब होती, कि अगर हम उस घोड़े को क्या करते, बेच देते. कहीं से हमने लिया उसे, और चुराने के बाद अगर हम उसे बेच दें तो हम क्या करेंगे, उसे चोरी मानते, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे.
So let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up on to the horse behind my cousin Murad. चलिए मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दीजिए. उसने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी. मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और जो खिड़की से यार्ड में कूदा अपने, और घोड़े पे पीछे की तरफ बैठ गया जहाँ पे मेरा कज़न मुराद बैठा हुआ था. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. और उस साल हम बिल्कुल किनारे पे रहते थे, जो कस्बा था उसके किनारे पे रहते थे, जो वॉलनट एवेन्यू में था. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. और हमारे घर के पीछे वाइनयार्ड्स थे, ऑर्कार्ड्स थे, यानी फूल फुलवारी, जो हमारे ग्रेप्स वगैरह पैदा करने के लिए, अंगूर बनाने के लिए छोटे छोटे से जो खेत खलियान होते हैं वो सब थे. इरिगेशन डिचेस थी, यानी जहाँ पे खेती की जाती थी, और जो कंट्री रोड थे वो सब उनके घर के पीछे थे. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. ठीक है, और 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए, और फिर घोड़े ने जो है अपना जो चलना शुरू कर दिया फिर वहां पे. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. जो हवा थी वो बिल्कुल नई लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही थी सांस लेते हुए. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. जो घोड़े के दौड़ने की फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली. बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर. ठीक है, जो मेरा कजिन मुराद था, जिसे सबसे क्रेजियस मेंबर माना जाता है फैमिली का, तो उसने गाना शुरू कर दिया, यानी गाना यानी रोर यानी चिल्लाना शुरू कर दिया बहुत तेज से ऊंची आवाज के अंदर. सो एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. और हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक क्रेजी स्ट्रीक होता ही है कोई, और जो मेरा कजिन मुराद था उसे एक नेचुरल डिसेंडेंट माना गया. हमारी जो प्रजाति थी उसमें क्रेजी यानी कुदरती तौर पे ही वो एक क्रेजी था. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरोव, एन एनॉर्मस मैन विद a powerful head of black hair and the large moustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. अब उससे पहले जो क्रेजी थे वो हमारे अंकल खुसरो थे. वो एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे. उनका सर भी बहुत बड़ा था जो ब्लैक हेयर से भरा हुआ था, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी जो कहाँ पे थे, सेंट जैकन वैली के अंदर. तो एक ऐसे आदमी थे जिसमें फ्यूरियस टेम्पर था, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इरिटेबल था जो, और इतने ज़्यादा इम्पेशेंट थे कि वो अपने सिर्फ चिल्लाने भर से किसी को भी रोक सकते थे. तो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि ये कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो. So that was all, no matter what anybody happened to be talking about. तो ये था, कोई मैटर नहीं कि कोई किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. ठीक है, लेकिन कुछ भी मैटर हो, कुछ भी हो जाए, कोई बात करे, तो ये था सब उनके बारे में. और एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो सन था अराक, वो बहुत यानी 8 ब्लॉक्स तक वो बार्बर शॉप पे दौड़ता हुआ है अपने फादर को सिर्फ ये बताने के लिए कि जो घर है उसमें आग लग गई है. सो दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ठीक है, तो जो ये मैन खुसरो था वो अपनी चेयर में ही था और चिल्लाया कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो, यानी उसको ये कहना था, ये बात वो कहते रहते थे.
द बाबा सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन नाई ने कहा, जो बार्बर था उसने बोला, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है। सो खुसरो रोड इनफ इट इज़ नो हार्म आई से। तो खुसरो फिर से चिल्लाया और उसने कहा कि ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else। ठीक है, जो मेरा कजिन है यानी जो मुराद है वो किसका नेचुरल डिसेंडेंट है, इन्हीं अंकल का। हालांकि जो मुराद के फादर हैं वो जोराब हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, कि ऐसा ही होता है हमारी ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कि जो एक आदमी है वो अपने सन के जो फ्लैश है यानी उसकी बॉडी का ही क्या हो सकता है, फादर हो सकता है, लेकिन वो उसकी आत्मा का भी फादर हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग काइंड की स्पिरिट का हमारे, तो वो शुरू से ही ऐसा है कि वो घूमने फिरने वाली होती है। कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट यानी जो घूमने फिरने में यकीन करता हो उसे कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट कहते हैं। सो द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन अप टू दिस पॉइंट वी विल लीव इन दिस वीडियो। द नेक्स्ट part we will study or we will read and explain in next video.